जमान का बहिष्कार करो, चीनी जमान का बहिष्कार करो, चीनी सेना हाय हाय, चीनी सेना हाय हाय, चाइना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेड इन इंडिया, चाइनीज प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत चीन सीमा पर लद्दाख में भारतीय फौजियों पर हुए हमले और 20 के करीब भारतीय सैनिकों की मौत की खबर के बाद अब कई दिन से लगातार ये विश्लेषण चल रहा है कि आखिर भारत का जो एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है, जो नेशनल रिस्पॉन्स है, वो क्या होना चाहिए। आखिर चीन के इस बेहद बर्बर, बेहद ब्रूटल हमले का जवाब किस तरह से दिया जाए, क्योंकि पिछले लगातार 6 साल में इसको लेकर जो विदेश नीति के जानकार हैं और जिस तरह से हमने देखा दोनों देशों के बीच, चीन और भारत के बीच संबंध बेहतर देखे गए, लेकिन क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी ये वही लम्हा है, ये वही मोमेंट है जो नेहरू के लिए बार बार कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के लिए, कि पीठ के पीछे जो है वो छुरा घोंप दिया चीन ने। क्या वही ये 1962 का लम्हा देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में? कई जो विश्लेषक हैं जो भारतीय विदेश नीति को, भारतीय रक्षा नीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं, वो इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक और जो रिस्पॉन्स जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो है बॉयकॉट का, कि बहिष्कार किया जाए जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं उनका, जो चीनी सामान आपके मेरे सबके घरों में, हमारे फ़ोन, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, दवाइयाँ और न जाने क्या क्या। शायद मेरे और आपके लिए ये लगभग असंभव है ये देखना कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो उनमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीन के ज़रिए नहीं बनाई गई हैं। तो क्या ऐसे में जो ये बॉयकॉट के जो ये कॉल्स हैं, जो ये मांग आ रही है हर तरफ से, न सिर्फ कि गैर सरकारी स्तर बल्कि सरकारी स्तर पर भी भारत ने ये फैसला भारत ले रहा है कि 300 जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा भारत, और लगातार इसको लेकर मांग बढ़ रही है। तो क्या ये एक सही तरीका होगा? क्या हम इतने आत्मनिर्भर हैं? अगर सरकारी भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाए, जो आत्मनिर्भर बनाने की बार बार बात हो रही थी कि हम चीन का पूरे तरीके से बहिष्कार कर सकते हैं, और क्या ये भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर ऐसे वक्त में ये सही कदम है जबकि हम कोरोना वायरस के बाद के दिनों में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा रही है। ऐसे में जो उद्योग हैं, छोटे बड़े उद्योग हैं, उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये पूरी जो बॉयकॉट कॉल है। ये बेहद समझने की ज़रूरत है कि एक जो आहत हुई हुई राष्ट्रीय भावनाएं हैं जिनको ठीक तरीके से समझा जा सकता है, उसके भावनाओं के परे, जिसे प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, यानी कि जो व्यवहारिक पहलू है इस बात का, उसको किस तरह से देखा जाए सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सरकार किसी भी तरीके से इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इस पूरी स्थिति को समझने में उससे भूल हुई है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चीन के साथ, चीनी नेता के साथ, शी जिनपिंग के साथ उनकी 18 बार मुलाकात हुई पिछले 6 सालों में, और उनके बेहद करीबी ताल्लुकात एक तरह से दिखाने की, बताने की कोशिश की गई। ऐसे में उनके लिए बेहद मुश्किल है इस बात को स्वीकार करना कि वाकई जो भारत की विदेश नीति है, खासकर चीन के मद्देनज़र, वो नाकाम रही, और इसीलिए जो घटनाक्रम है उसको अलग तरीके से, इन फौजियों की मौत के बाद भी इसको अलग तरीके से बताने की कोशिश हो रही है। जैसे आपको मैं उदाहरण ये देना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं उस आंकड़े पर आऊँ कि क्यों ये जो बहिष्कार की जो कॉल्स हैं, बहिष्कार की जो बातें की जा रही हैं, ये पूरी तरीके से खोखली हैं। देखने की ज़रूरत है कि खबर ये आई है आज ही कि 10 भारतीय फौजियों को भारत ने रिहा कराया है चीन की कैद से, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद। लेकिन भारत सरकार का ये जो एक आधिकारिक स्टैंड रहा, द हिंदू ने भी ये रिपोर्ट छापी है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये रिपोर्ट छापी है, वो ये रहा कि कोई भी हमारा फौजी मिसिंग इन एक्शन नहीं है, यानी कोई भी गायब नहीं है, हमारा फौजी लड़ते हुए गायब नहीं हुआ है, चीन की कैद में नहीं है। तो ऐसे में आज के रोज़ भी
इस तरह से लगातार खबरों को छिपाया जाना या पारदर्शिता नहीं बढ़ता जाना एक तरह से बताता है कि सरकार अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसीलिए शायद एक नेशनल रिस्पॉन्स जो है वो हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल 2020 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। चीन से जो आयात हम करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर है। मैंने अपने सहयोगी मिताली मुखर्जी से ये जानने की कोशिश की कि क्या जिस तरह से जो एक अंदरूनी राजनीति देखने को मिल रही है चीन के इस हमले के बाद, इस मुठभेड़ के बाद, क्या ये समझा जाए कि हम वाकई जो चीन की आर्थिक कमर है वो हम तोड़ सकते हैं अगर हम ये इंपोर्ट बंद कर दें? क्या हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए आरफा, लद्दाख को लेकर आजकल लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, जो कि जायज़ है। और एक ऐसी फीलिंग है कि शायद आयात को लेकर, ट्रेड को लेकर हमें चाइना को एक ज़ोरदार जवाब देना चाहिए। ये डिसीजन लेने से पहले, ये फ़ैसला लेने से पहले हमें कुछ बातों पर गौर देना पड़ेगा और कुछ आंकड़ों पर भी गौर देना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है आरफा कि इस समय में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, और इसलिए व्यापार का जन्म हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं सक्षम हूँ और वो मैं आपको बेच सकती हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत कुशलता से बना सकते हैं और आप मुझे बेचते हैं। यही व्यापार है। अब आते हैं आंकड़ों पर। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। भारत की तरफ से पहले देखते हैं जो हमारा आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिगर है। तो हम जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे टोटल एक्सपोर्ट में से वो है 5% उसका कंट्रीब्यूशन, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है 14%, 14%। चाइना के लिए यही आंकड़ा बहुत छोटा है। चाइना हमें जो एक्सपोर्ट करता है उनके टोटल एक्सपोर्ट्स में से ये केवल 3% का कंट्रीब्यूशन है, और जो वो इंपोर्ट करता है वो तो बहुत ही छोटा फिगर है, यानी 1%। मतलब कि अगर कल को हमने डिसाइड किया कि आयात निर्यात बंद किया जाए तो ज़्यादा धक्का, ज़्यादा महत्वपूर्ण धक्का इंडिया को पड़ सकता है। यह है एक किस्म का इन्वेस्टमेंट। जो दूसरा किस्म का इन्वेस्टमेंट है वो है जो चाइनीज़ कंपनियों ने या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने कंपनियों में पैसा डाला है। पिछले 5 साल में आप किसी भी स्टार्टअप को देख लीजिए या सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को देख लीजिए भारत में, उन सभी में चाइनीज़ कंपनीज़ ने पैसा डाला है। 5 साल में कुल मिलाकर $4 बिलियन गए हैं, और ये है नाम जैसे ओयो, पेटीएम, ज़ोमैटो, सबसे नामे पहचाने स्टार्टअप जो हैं उनमें चाइना का ही पैसा है। तो मेरे ख्याल से ये 2 बातें हैं जिन पर बहुत गौर देना पड़ेगा जब हम ट्रेड टाइज की बात करते हैं या इनको काटने की बात करते हैं। तो मिताली ने आपको बताया कि किस तरीके से ये हमारे लिए लगभग नामुमकिन है कि अगर हम सारा इंपोर्ट भी खत्म कर दें और ये कहें कि कल से हमारा कोई लेना देना नहीं है चीन से, तब भी चीन के ऊपर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वैसे भी अगर एशिया में ही देखा जाए तो दूसरी बड़ी मार्केट्स हैं, बाजार हैं जिनको वो तलाश कर सकते हैं, और किस तरह से कमोबेश से 2 से 3% जो है चीन के पूरे एक्सपोर्ट का हिस्सा है, और हमारे लिए कितना बड़ा वो एक हिस्सा है जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा मैं ये देखने की कोशिश करी थी, अगर आप एक मामूली रिसर्च भी करने की कोशिश करें तो आपको पता चलता है कि 2017-18 में 60% जो इंडिया का इंपोर्ट है, खासकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, वो चीन के जरिए पूरा किया गया। और जो स्मार्टफोन की हमारी पूरी इंडस्ट्री है उसमें फिलहाल जो सबसे बेहतरीन, जो बेस्ट सेलिंग फ़ोन हैं, फ़ोन के ब्रांड्स हैं, उन 5 में से 4 चीन के हैं, 1 भारत का है। यानी 4 फ़ोन जो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, 5 फ़ोन, उनमें से 4 चीन के हैं। आप ये देखिए, पूरा बैलेंस देखिए आप कि किस ओर जा रहा है। यानी हो सकता है कि आपके हाथ में जो ये फ़ोन है जिसमें अभी आप ये देख रहे हो, ये मेरा कार्यक्रम, वो भी चीन के का ही बना हुआ हो। तो इन चारों ब्रांड का जो कंबाइंड अगर देखा जाए तो ये करीब 60% जो भारत की जो स्मार्टफोन की मार्केट है उस पर पूरे तरीके से कब्जा है। 30% इस आर्टिकल के मुताबिक जो वायर में ही छपा है चीनी गुड्स का कि कितने हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, 30% जो है वो इंडिया की जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं वो चाइना बनाता है। 90% जो खिलौने हैं, जो टॉय मार्केट है, उसका 90% बाजार चीन ने कब्जा किया हुआ है। 90%, आप सोच लिए इस बात को कि टॉय मार्केट का 90% जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स है। और इसी तरह से जो बाइसिकल मार्केट है उसका जो इम्पोर्ट है 50%।
आप ये सोचिए कि पूरे इतना बड़ा दुनिया का मार्केट, उसका 90% टॉयज का, बाइसिकल का 50%, फ़ोन का 60%, और इसके अलावा दवाइयों, फार्मास्यूटिकल अगर देखें उस सेक्टर में भी काफ़ी हद तक हम निर्भर हैं। मैंने मिताली से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या जो नुकसान है वो किसका ज़्यादा होगा अगर हम अभी ये तय करें कि हम पूरा इंपोर्ट बंद कर देते हैं, एक्सपोर्ट भी बंद कर देते हैं, या काफ़ी हद तक उसे घटाने की भी कोशिश करते हैं, तो कितना असर पड़ेगा भारत पर और चीन पर। जी आरफा, मेरे ख्याल से ये बात आपने जो उठाई है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि इससे किसको फ़र्क पड़ रहा है और इससे किसको हानि होगी, किसकी लॉस होगी। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की एक बात है, वो है प्राइस, दाम। लोग उनको इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, और कई मामलों में ये प्रोडक्ट फिर भी काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को धक्का पड़ेगा जो कि बहुत कीमती प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। शायद मैं एक एयर कंडीशनर ख़रीदना चाहती हूँ और जो चाइनीज़ एयर कंडीशनर है वो 5-10 हज़ार कम है, जो कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर कल को मुझे बोला जाए कि ये ऑप्शन बाज़ार से हट गया है तो मुझे वो परचेज़, मुझे वो ख़रीद रोकनी पड़ेगी। ना मैं वो एयर कंडीशनर ख़रीद सकती हूँ, ना वो टोस्टर, ना मिक्सी। तो जब हम बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करता है, ये हमारे देश के सबसे गरीब लोगों को, या एटलीस्ट उन लोगों को जो बहुत कीमती प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको इम्पैक्ट करता है। एक और बात है आरफा कि ये चाइनीज़ इंपोर्ट्स की बात करते हैं, तो ये क्या इंपोर्ट्स हैं? हमें लगता है कि वो बने बनाए गुड्स हम पे आके डंप कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो है रॉ मटेरियल दवाइयाँ बनाने के लिए, रॉ मटेरियल मशीनरी बनाने के लिए। वो रॉ मटेरियल पार्ट्स हम चाइना से लेके आते हैं और फिर फिनिश्ड गुड इंडिया में ही बनता है। तो अगर हमने रॉ मटेरियल रोक दिया, इसका मतलब जो ये छोटी कंपनियां हैं उनको ज़्यादा दाम देना पड़ेगा ये रॉ मटेरियल ज़्यादा कॉस्ट पे ख़रीदने के लिए, और दो, शायद ये रॉ मटेरियल इतनी रेडिली, इतनी जल्दी अवेलेबल भी ना हो, जो कि मेडिकल कंपनीज़ के लिए बहुत बहुत सीरियस मामला हो सकता है। एक और बात है आरफा की, अगर हमने ये डिसीजन ले लिया कि कल से हम चाइनीज़ गुड्स नहीं खरीदेंगे, तो ये बात कहाँ रुकेगी? क्योंकि या तो आपको अपना फ़ोन फेंकना पड़ेगा, या जैसे हमने ट्विटर वगैरह पे देखा है, अपना टीवी बाहर फेंकना पड़ेगा, और शायद जब आप जाके कोई यूरोपियन गुड भी ख़रीदें पर उसमें कोई ना कोई पार्ट चाइनीज़ हो सकता है। तो इसमें लॉजिक बहुत कम है, और मेरे ख्याल से अब जो समय है वो लॉजिक और रैशनैलिटी से काम करने का है। तो सीधे सीधे मिताली ने आपको बताया कि कैसे क्वालिटी और प्राइस, यानी कि दाम इतना सस्ता है चीन का, और उसके मुकाबले जो उनकी क्वालिटी है शायद वो उतनी ख़राब ना हो कि अगर भारत में ही वही प्रोडक्ट अगर हमें उतने पैसे में मिले। तो ये जो कंपेटिटिव प्राइसिंग है, इसी से शायद पूरी जंग जीतता है चीन। तो इन्वेस्टमेंट का मैं जिक्र कर रही थी कि इन्वेस्टमेंट को अगर देखने की कोशिश करें, आपको मिताली ने भी बताया, थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि जो चीन ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है भारत में, उसको अगर हम देखें तो करीब करीब अंदाज़ा ये है कि $4 बिलियन जो है वो चाइनीज़ टेक इन्वेस्टमेंट है भारत में, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनियां हैं उनमें अभी, जिसमें अलीबाबा ग्रुप का ही सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो बिग बास्केट में $250 मिलियन है, Paytm.com में $400 मिलियन है, $400 मिलियन, $400 मिलियन रुपए भी नहीं, $400 मिलियन, पेटीएम मॉल में $150 मिलियन है, जोमेटो में $200 मिलियन है, स्नैपडील में $700 मिलियन है। इसी तरीके से दूसरे अगर चाइनीज़ ग्रुप देखें तो उनमें भी अलग अलग जो फर्म्स हैं, जैसे बायजूस है, $50 मिलियन है, Dream11 है, $150 मिलियन, फ्लिपकार्ट, हाइक मैसेंजर, ओला, स्विगी, ये तमाम जो बिल्कुल हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं, घर घर में ये नाम बिल्कुल लोकप्रिय हो चुके हैं, इन सब में जो चीन का इन्वेस्टमेंट है वो भी पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। तो यानी कि हमारी जो पूरी मार्केट है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन के ऊपर निर्भर है। ऐसे में जबकि हम पहले ही आर्थिक व्यवस्था के बेहद ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, ये इस तरह के का जो रिस्पांस है, यानी पूरी तरीके से सोचा समझा रिस्पांस ना होकर के ऐसे वक्त में जबकि हमारी पीठ में छुरा घोंपा है चीन ने, ऐसे में हम ये इस बात को कबूल करें, इस बात को स्वीकार करें कि जो पूरी यथास्थिति थी उसको समझने में हमसे भूल हुई, हम शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, और हम अब इस पूरे माहौल का, पूरी स्थिति का जायज़ा लेते हुए हमारे देश में, देश के जो लोग हैं
और फिलहाल की जो आर्थिक स्थिति है उसके मद्देनज़र क्या तरीका होना चाहिए, क्या विकल्प होना चाहिए, उसको समझते हुए हम फैसला लें, बजाय इसके कि हम जो पुतले हैं वो जला रहे हैं शी जिनपिंग के। और अगर शी जिनपिंग भी जिसको नहीं मालूम है तो वो नॉर्थ कोरिया के नेता का पुतला जला रहे हैं, कुछ अपने घर में ख़राब जो खिलौने पड़े हुए हैं वो जला रहे हैं, कोई जो है वो बिजली के तार चीन के हैं वो जला रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब ये मैं देख रही थी ये वीडियो, खासकर जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कि जब ऊपर मंजिल से ये टीवी फेंका गया इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, तो क्या ये टीवी फेंकने का ये विकल्प चाइनीज़ लोगों के पास भी है? क्या भारत इस तरह के टेलीविज़न बनाता है जो चीन को हम बेचें, और ये ऑप्शन उनके पास है कि जो इंडियन टेलीविज़न चाइनीज़ बेडरूम्स में और ड्राइंग रूम्स में रखा हो और उनको वो वहाँ से फेंकें? तो ये हमारे लिए एक सोचने की घड़ी है कि क्यों नहीं अपनी अर्थव्यवस्था को हम खुद आत्मनिर्भर बनाएं। तो शायद आज अगर ये हम फैसला लें तो अब से 5, 7, 10 साल बाद शायद इस पर हम अमल कर पाएं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।